तक ट्रायल्स चलते रहेंगे। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुनाइट विद फरिया। सबसे पहले बात करेंगे फाटा की, उसके बाद नैब में क्या हो रहा है। लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। फाटा इस्लाहात मंजूर तो हो गई, मगर अमल दरामद का हौसला क्यों नहीं? 70 साल से फाटा अंग्रेजों की जो गुलामी है वो अब पिंडी और इस्लामाबाद की गुलामी कर रहे हैं। नैब रेफरेंसेस के कानूनी मामले पर सियासी रंग गालिब आता नजर आ रहा है। मरियम नवाज ने एहतसाब को इंतकाम करार दे दिया। तो ये जो सब चल रहा है ये मुझे समझ आ रही है कि ये क्यों हो रहा है। क्या नए चेयरमैन नैब के मुर्दे में जान डाल सकेंगे? मुस्लिम लीग नून को एहतसाब इंतकाम क्यों लग रहा है? पूछेंगे मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असेंबली राना अफजल खान से। दिफाई तज्ज़ेकार जनरल अमजद शुएब से। ANP के लीडर मियां इफ्तिखार से। सीनियर एनालिस्ट रहीमुल्ला यूसुफजई से। And a very warm welcome to the show। साल से फाटा के अवाम पाकिस्तान का हिस्सा बनने की जिद्दोजहद कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर अमलगमेट होने की, शामिल होने की भरपूर तरीके से हमारा साथ देने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली फाटा इस्लाहात का मामला अभी तक लटका हुआ दिखाई दे रहा है। हमने एक तवातुर से इसके ऊपर प्रोग्राम्स किए और हमें हुकूमती हलकों की तरफ से बार बार ये यकीन दहानी कराई गई कि इस हुकूमत ने लीड कम से कम जरूर ली है तो वो इम्प्लीमेंट भी करेगी, मगर मसला हुकूमत की अपनी ही इत्तेहादों, अपनी ही जो उनकी लाइन्स हैं, उनके अपने आसपास जो लोग हैं उन्हीं में है, अपने ही इत्तेहादियों में है, क्योंकि लगता यह है कि उन्हीं की एक इत्तेहादी पार्टी ये मामला आगे बढ़ने से रुकती हुई नजर आती है। अब हम ये देख रहे हैं कि फाटा के अरकान पार्लियामेंट मुसलसल एहतजाज करे हैं। आज इस हवाले से पेशावर से लेकर इस्लामाबाद तक एक एहतजाजी रैली निकाली गई और डी चौक पर अलामती धरना भी दिया गया। इस धरने में ANP और तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी शामिल थे। इकट्ठे बैठे हुई थी ये जमातें जो कि अपैरेंटली एक दूसरे के मुखालिफ हैं, क्योंकि वो चाहती हैं, समझती हैं कि पाकिस्तान की नेशनल इंटरेस्ट के लिए फाटा का मसला हल होना कितना जरूरी है, सबके लिए, फाटा के लिए नहीं। जो हमें दहशतगर्दी की एक लहर आती हुई नजर आती है, जितना वल्नरेबल छोड़ेंगे इस इलाके को, जितना यहाँ पे सियासत खेलेंगे, उतना ही नुकसान पूरे पाकिस्तान का होने वाला है। फाटा अरकान के जो मुतालबात हैं वो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, वही मुतालबात हैं जो किसी भी अगर आप जी शऊर इंसान के सामने रखें तो वो कहेगा कि ये बिल्कुल सही मुतालबात है। मुतालबात कुछ यूं हैं, फाटा के अवाम को वो हैसियत दी जाए जो बाकी पाकिस्तान को हासिल है। फाटा रिफॉर्म्स कमेटी की सिफारिशात पर अमल किया जाए। फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में ज़िम किया जाए। फाटा के अवाम को पेशावर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक रसाई दी जाए। FCR का खात्मा किया जाए। जैसे मैंने कहा, तमाम मुतालबात ऐसे हैं जिन पर कोई रीजन ही नहीं है कि आप माने नहीं। पीपल्स पार्टी, ANP, जमात इस्लामी, तहरीक इंसाफ फाटा अरकान के मुतालबात की हिमायत कर रही है। हुकूमत की कमेटी है जिसने ये सिफारिशात मंजूर की है। मसला क्या है? क्या एक जमात का मसला है जिसकी वजह से आप इतने बड़े रिपरकशंस के लिए तैयार हैं? आज जो एहतजाज हुआ उसमें भी हमने जाकर जो अरकान पार्लियामेंट थे उनसे यही सवाल किया। लेट्स वॉच दैम। ख्याल में है कि फाटा को पख्तूनख्वा में जम किया जाए। बात हम तो ये समझते हैं कि पख्तूनख्वा के जितने सूबे की असम्बली हैं उसके तकरीबन अक्सर सब, बल्कि एक पार्टी के बगैर बाकी सब के सब मुतालबा कर रहे हैं। बात है कि फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में जम किया जाए। ये 70 साल से यही चला आ रहा है कि पाकिस्तान का कानून वहाँ पर लागू नहीं है। फाटा के हक की बात हम कर रहे हैं। फाटा को जल्द से जल्द पख्तूनख्वा में जम किया जाए। फाटा को इस गुलामी के दौर से निकाला जाए। पठान एक पुख्तून है, पूरा एक पख्तूनख्वा है हमारा, वो हमारे पख्तूनख्वा में जब जम करेगा यह बात नहीं मारेगा। हम अपने सर पर कफन बांध के आए, अपना सर देंगे, अपना जान देंगे उसके। हमें तो बज़ाहिर कोई रुकावट दिखाई नहीं दे रहा। न जाने पोशीदा कौन सी ऐसी कुव्वत है कि फौज भी चाहती है, मरकजी हुकूमत भी चाहती है, सूबाई हुकूमत भी चाहती है, तमाम सियासी पार्टियां भी चाहती है, फिर भी नहीं हो रहा। तो कहाँ से ये साजिश हो रही है? जनरल साहब, ये सवाल बड़ा अहम है जो मियां इफ्तिखार ने किया कि पोशीदा हाथ कौन सा है। अपेरेंटली सब इकट्ठे नजर आ रहे हैं एक पेज पे। कौन है जो नहीं चाह रहा कि फाटा में इस्लाहात नाफिज हो सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
देखिए ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसमें इख्तलाफ कोई नहीं था और एक इंडिपेंडेंट कमीशन बैठा जिसने कि ये सिफारिशात मुरतब की, फिर ये मंजूर हो गई और आर्मी बड़ा शद्दमत से इसको परसू कर रही है कि ये जल्दी से जल्दी नाफिज की जाए। उसकी वजह यही है बुनियादी कि इस्लाहात होंगी तो लोग अपने हुकूक लेके मुतमईन होंगे वहाँ पे। अगर लोग मुतमईन नहीं होंगे, उनको तालीम की सहूलतें, अदालत की सहूलतें, माशी सहूलतें उनको नहीं पहुँचेंगी, नहीं मिलेंगी, तो वो लाजमन बदली होगी और उससे फिर मुनाफरत फैलती है। अब इसमें सारे खेल में दो शख्स हैं जिन्होंने सारा फतूर डाला हुआ है। एक मौलाना फजल रहमान है और एक महमूद खान अचकज़ई, जो कुल्लियतन अपने दो शख्स अपने ज़ाती मुफाद के लिए, अपनी पार्टी के मुफाद के लिए कि ये इनका कुछ और होना चाहिए या अलहदा सूबा बन जाए तो वो कहीं उनको हुक्मरानी मिल जाए क्योंकि यहाँ वो इलेक्शन जीतते रहे हैं। ये चीज़ जो है ये पूरे फाटा को ख़राब कर रही है और उनके हुकूक को पामाल कर रही है। मेरा ख्याल है कि हुकूमत को इन दो हजरात को बिठा के समझाना चाहिए कि इन दो के लिए पूरे फाटा को यरगमाल नहीं रखा जा सकता। पहले ही हम 70 साल बट जनरल साहब, हम क्या ये बात कह सकते हैं कि हुकूमत ने क्योंकि कमेटी भी बनाई थी, इनिशिएटिव भी लिया, वो चाहते भी हैं कि हम ये इम्प्लीमेंट करें। अगर इतनी कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में ना आती हुकूमत बिकॉज ऑफ पनामा या जो भी रीजंस थे, तो आज शायद वो बेहतर तौर पर अपनी बात इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। अभी वो ऑलमोस्ट हॉस्टेज हैं। फिर भी अवाम को तो आप यरगमाल नहीं कर सकते ना। अवाम को तो अब उनके हुकूक रोक के बैठ जाना सिर्फ किसी मसले के तहत वो भी मुनासिब नहीं है। मैं समझता हूँ बड़ी ज्यादती है। और अब चूंकि वो अवाम बाहर निकली है सड़कों पे, तो हमें दीवार के ऊपर लिखी हुई तहरीर पढ़नी चाहिए। ये ज्यादा तकलीफ दे होगा फिर हुकूमत के लिए इनको संभालना। तो ये काम नहीं करना चाहिए। जहां अवाम के मुफादात हैं उनको फौरन एड्रेस करें और मौलाना हजरात को बताएं कि भाई ये कमेटी का फैसला है, को हमने तो नहीं बैठ के किया, एक कमीशन बैठा था जिसने ये फैसला किया और सबको कबूल है, बाकी पूरे मुल्क को कबूल है। गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू लेती है। लेकिन पहले आफ्ताब चौधरी साहब, क्योंकि आप इस वक्त मौजूद हैं, प्राइम मिनिस्टर ने बुला लिया फाटा के अरकान को, हमारे साथ आना था साजिद हुसैन तूरी साहब ने, वो इसलिए नहीं आए क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने उनको बुला लिया। कोई मामलात एड्रेस हुए हैं, बात आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है? जी बिल्कुल। इस वक्त जो एक डेलीगेशन था, जो रैली के शुरा हैं उनको जो लीड कर रहे थे लोग, वो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर के पास हैं और प्राइम मिनिस्टर उनको यकीन दहानी करा रहे हैं कि फाटा इस्लाहात के हवाले से कमेटी की जो सिफारिशात हैं उन पर अमल दरामद किया जाएगा। लेकिन ये लोग जो थे रैली के शुरा, हमने देखा कि इन्होंने जो इस्लामाबाद की इंसामिया है उसके साथ ये मायदा किया था कि ये प्रेस क्लब के सामने आएंगे वो और वहाँ जलसा होगा और जलसे के बाद ये पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो जाएंगे। लेकिन इनकी जो हिकमत अमली थी, जब ये जिना एवेन्यू पे चढ़े तो ये सीधे डी चौक पहुंच गए। तो उससे लगा कि ये काफी अग्रेसिव है और इनका जो प्लान है वो यही है कि जब तक हुकूमत उनको दो टोक अंदाज में यकीन दहानी नहीं कराती फाटा इस्लाहात के हवाले से, जो कमेटी की सिफारिशात है उन पर अमल दरामद कराने के हवाले से, तो वो तब तक इस्लामाबाद से नहीं जाएंगे। चूंकि जलसे के दौरान जो शुरा हैं वो बड़े पुरजोश हैं और बड़े पुराज़्म हैं। वो जलसे का एक जो वो हमें नजर भी आया जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया। राना साहब, क्या मसला है यहाँ पे? हम सबकी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ के लिए जरूरी है। हमारे भाई हैं, फाटा हमारे मुल्क का हिस्सा है, हम क्यों नहीं इसके ऊपर मान रहे? मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर ने उनको अश्योर भी कर दिया है और हमारा ही इनिशिएटिव था। सारा इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ी देर हो रही है, उसकी वजूहात नीडलेस है, ये नीडलेस दे रहे और वक्त बड़ा कीमती है क्योंकि वहाँ ऑपरेशंस करके जानों की कुर्बानी देकर वहाँ पे आपने अपैरेंटली अमन बहाल कर लिया, ये कायम नहीं रहेगा। आपने दुरुस्त पॉइंट आउट किया कि ये जो केसेस वैसा मामला हुआ जिसकी वजह से थोड़ी डिले हो गई, इसके ऊपर आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने अश्योर किया। जब वो मेरे सामने हमारी पार्लिमानी पार्टी मीटिंग चल रही थी, जब फाटा के कुछ लोगों ने, मेंबर्स ने आके कहा कि हमें टाइम दे दें, तो वज़ीर आज़म ने उसी वक्त कहा कि आप मगरिब की नमाज के बाद फ़ौरन आ जाएं। तो उनसे आज मीटिंग हो गई है। मुझे आई एम नॉट प्रिवी कि मीटिंग में क्या वहाँ डिस्कस। ऐसे पहले भी कई मीटिंग्स हो चुकी। नवाज शरीफ साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तब भी यही मामला ऐसे ही रुका हुआ था। थिंग्स अभी स्टेबलाइज होती जा रही है। एजेंडा पे ही नहीं आ रहा था। बड़ा उसमें ANP की कॉन्ट्रीब्यूशन है, जमातों की कंट्रीब्यूशन है कि वो एजेंडा पर लेकर आई। ये डेली हो रही है। पहले तो एक स्ट्रांग लॉबी थी जो कह रही थी कि इनको इंडिपेंडेंट कर दें, फिर वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट का इशू था। लॉबी से आपका मतलब है मौलाना फजल रहमान? जितने मतलब देखें, वहाँ के लोग, हर बंदा चाहता है कि उसका सूबा अपना सूबा बन जाए, उनको वसाइल ज्यादा मिल जाए। बनने PTI भी वहीं पे है, ANP भी वहीं है, इकट्ठे हुए हैं। देखें, गवर्नमेंट को तो एक ठीक है, आज जो लोग यहाँ आए हैं वो तो एक प्रोजेक्ट लेके
है ना कि हमने जम होना है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो जिनकी व्यू आपको लेनी पड़ती। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज बड़ी क्लैरिटी आ गई है, वज़ीर आज़म ने उनको अश्योर कर दिया है। इम्प्लीमेंटेशन की बात है, इम्प्लीमेंटेशन के अंदर कॉस्ट भी आती है, अरेंजमेंट्स भी करने पड़ते हैं, बड़ी जल्दी हो जाएगा इंशाल्लाह। मियां इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू मियां साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लीड कर रहे थे इसको ऑलमोस्ट जल्द से धरने को। क्या आपके ख्याल से ये सो सिंपल मामला हल हो गया है? जी मियां इफ्तिखार, इफ यू कैन हियर मी। मियां साहब को हमारी आवाज़ नहीं आ रही, हम उससे दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन लेट्स नॉट फॉरगेट कि इस किस्म की एश्योरेंसेस पहले माजी में भी कई दफ़ा दी जा चुकी हैं, लेकिन मामला आगे बढ़ता हुआ नजर नहीं आया। क्या वजह है? अगेन राना साहब आपसे सवाल ये कि मौलाना फजल रहमान का इतना डर क्यों है हुकूमत को? डर नहीं है, देखें हुकूमत की हमेशा ये कोशिश होती है कि चीज़ें कंसेंसस से हो जाएं, कोई वॉइस आवाज़ ना आए जो मुखालिफ हो, क्योंकि पाकिस्तान में अपोजिंग व्यूज़ भी जब जोर पकड़ने लगते हैं तो फिर वो भी जोर पकड़ लेते हैं। तो इसलिए हमारा ख्याल था कि सबको एक प्लेटफॉर्म पे ला के और इसको ऐसे करें कि उस पर कोई डिसेंटिंग वॉइस ना आए। तो ये हुकूमत की कोशिश होती है, लेकिन आई थिंक अब ओवरवेलमिंगली लोग यही चाह रहे हैं और बड़ा क्लियर इंडिकेशन है ये हो जाएगा, इम्प्लीमेंट जल्दी हो जाएगा, इम्प्लीमेंट हो जाएगा। राना साहब एश्योरेंस दे रहे हैं, जनरल साहब, लेकिन फिर भी हमने मामला एश्योरेंस तो पहले भी देखी थी। डू यू थिंक कि अब मामला, जैसा कि जिक्र भी किया राना साहब ने, जो बोन ऑफ कंटेंशन नजर आती है जो कि हुकूमत के लिए भी शायद होगी और मौलाना फजल रहमान का ऑब्वियसली उसमें प्रेशर है, और अजगज़ई साहब का भी जैसे आपने कहा वो सूबे में जम करने की, अलग सूबा बनाने की है, या असल मसला यही है? देखिए, यहाँ तक मैं एक तो ये कि जो कमीशन की रिपोर्ट थी, मैंने उनसे जब बातचीत की तो उन्होंने बताया कि बड़ा एक्सटेंसिवली उन्होंने लोगों से इंटरेक्ट किया है और लोग खैबर पख्तूनख्वा में जम होना चाहते हैं। फिर ये है कि अवाम की ख्वाहिशात हमें बार बार नज़र भी आई, वो मीडिया पे भी आके उनके रिप्रेजेंटेटिव कहते रहे, अब वो बाहर निकल आए सड़कों पे। तो मेरा ख्याल है कि मोर देन मौलाना या किसी और की ख्वाहिश को तरजीह देने की बजाय हमें अवाम की ख्वाहिशात का ख्याल करना चाहिए और उनको देना चाहिए। बाकी मैं राना साहब की इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि वो वक्त चला गया जब चीज़ें बहुत सारी जमूद का शिकार रहती थी। मेरा अपना ख्याल है कि शाहिद खाकान अब्बासी काफ़ी बेहतर, पहले से हुकूमत बेहतर काम कर रही है, बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, और अगर उन्होंने मसलतों से निकल के फैसला किया तो इंशाल्लाह बड़ी जल्दी ये काम हो जाएगा। क्योंकि मैंने पीछे देखा है कि जो भी चीज़ें उनके रास्ते में आती रही हैं, ही इज़ डेफिनेटली टेकिंग बेटर डिसीजंस और क्विक डिसीजंस, तो उसमें तवक्को है, हम तवक्को कर सकते हैं कि इंशाल्लाह ये जल्दी मामला। चलिए, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जनरल साहब भी कह रहे, राना साहब भी कह रहे हैं, मियां सबसे हमारी बात नहीं हो सकी, बट वी विल कीप यू अपडेटेड ऑन दिस। लेट्स टेक अ ब्रेक, कीप वॉचिंग स्ट्रेंथ फेरियर। एंड वेलकम बैक। नैब मुकदमात में भी पेशरफ्त हो रही है। नवाज शरीफ खानदान और नैब अदालत के दरमियान कुछ आंख मचोली हमें नजर आ रही है। कभी साबिक वज़ीर आज़म पेश होते हैं तो उनके बच्चे पेश नहीं होते, बच्चे पेश होते हैं तो नवाज शरीफ साहब हाजिर नहीं होते। आज भी नैब अदालत में कुछ ऐसा ही हुआ। वज़ीर आज़म पर फर्द जुर्म आयद हुई थी, साबिक वज़ीर आज़म पर फर्द जुर्म आयद होनी थी, मगर वो पेश ना हो सके। जबकि हमने ये भी देखा कि उनकी गैर मौजूदगी में उनकी साहबजादी मरियम नवाज अदालत में पेश हुई, जहां उनकी जमानत मंजूर करा ली गई। साबिक वज़ीर आज़म के जो साहबजादे हैं हसन हुसैन नवाज, वो अदालत में पेश ना हुए और उसकी वजह से इश्तिहारी करार दे दिए गए। उनके दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए गए हैं। उसके ऊपर हमने ट्वीट देखी हसन नवाज की, जो ये कह रहे हैं कि कोई अगर ये दावा करता है कि उन्हें पता नहीं मैं कहाँ रहता हूँ, मैं उसी एड्रेस पर रहता हूँ, तो वो बिल्कुल गलत दावा करता है। मुस्लिम लीग नून का इल्जाम यह है कि उनसे इंतकाम लिया जा रहा है। एक नैरेटिव है जो बड़े अरसे से बिल्ड किए हुए हैं। आज फिर मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने यही कहा। लेट्स वॉच हर। पहले हम लोगों ने जो सरेंडर किया और अपने जो फोरगो किए सारे लीगल राइट्स जो हैं, उसका सिला हमें ये मिला कि एक पहले से तयशुदा फैसले के ऊपर मियाँ साहब को नाअहल किया गया, उस पर मुकदमे चलाए गए। और बड़ी अजीब सी बात है जो कि मज़ाक़ा खेज़ भी है कि सज़ा पाने के बाद भी हम पे ट्रायल चल रहा है। पनामा पे चलने वाला मुकदमा जब इकामा
जैसी चीज़ पे ख़त्म होगा तो सवाल तो उठेंगे और जज हजरात को इसका जवाब देना भी पड़ेगा। वज़ीर क़ानून पंजाब राना सनाउल्लाह भी बार बार एहतसाब के इस अमल पर अपने शुकूक व शुबहात का इजहार करे हैं। दोबारा उन्होंने ये इतराज़ किया। लेट्स वॉच हिम। राना सनाउल्लाह साहब ने आज फिर इतराज़ात किए। टेक्निकल इशू की वजह से हम आपको उनकी स्टेटमेंट नहीं दिखा सक रहे, मगर वही बात उन्होंने की जो हमने पहले भी सुनी। लेट्स वॉच हिम। लेकिन इस अमल को जो है वो शफाफ बनाना जो है वो सुप्रीम कोर्ट का या उन मॉनिटरिंग जज साहब का काम है जो मॉनिटर कर रहे हैं। और उस मॉनिटरिंग का अभी तक तो हमें सामने यही आ रहा है कि नैब के जो जज साहब हैं वो हर वक्त जो है वो इस खौफ में है कि मैंने 6 माह में फैसला करना है। मैं इसमें तफरीक नहीं कर सकता कि आज की सुप्रीम कोर्ट कल की सुप्रीम कोर्ट नहीं थी और कल की सुप्रीम कोर्ट आने वाले कल की सुप्रीम कोर्ट नहीं होगी। बड़ी अहम बातें आप कर रहे हैं सर, लेकिन सबसे पहले तो मुझे ये समझ नहीं आई कि हमने लीगल राइट्स फोरगो कर दिए। कौन सा लीगल राइट फोरगो कर दिया? यही किया ना कि हम अदालत में ही नहीं आएंगे, हमें जो है इम्यूनिटी है, जो कि शायद प्राइम मिनिस्टर को जैसे लोग कहते हैं नहीं मिली थी, शायद मिल जाती तो खुद ही आए थे कि हम अपने आप को क्लियर करेंगे। नहीं क्लियर करा सके तो लीगल राइट कौन सा छोड़ा है? मैं वकील तो नहीं हूँ और मैं इसको बहुत क्लोजली उस तरीके से फॉलो नहीं कर रहा जैसे कि, लेकिन मेरा ख्याल है कि सेक्शन 184 के तहत जो केस चला वो अगर ट्रायल की प्रॉपर ट्रायल से शुरू होता तो फिर राइट ऑफ अपील होता। ये फर्स्ट टाइम है पाकिस्तान में कि एक प्राइम मिनिस्टर के साथ ऐसा केस हुआ जहां राइट ऑफ अपील ही नहीं है, जो कि हमारी पार्टी का लोगों का मौक़िफ़ यह है कि दहशतगर्द को तो है, एक प्राइम मिनिस्टर को नहीं है। तो ये इस तरह की और भी चीज़ें होंगी जिसका वो जिक्र कर रही हैं। तो ये ग्रीवेंसेस हैं हमारे, और हमारे ही नहीं हैं, पाकिस्तान के टॉप लॉयर्स ने भी इसके ऊपर बड़े शदीद ऑब्जेक्शन। एक चीफ जस्टिस साहब पहले ही मिल गई सर, यू नो द लॉ, आई एम श्योर मरीम नवाज शरीफ साहब knows the law। जो चार्जेस हैं वो सही, उनके ऊपर तो बड़ी संगीन सजाएं होती हैं। अभी तो सिर्फ उनको बरतरफ किया गया है, अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, वो सजा हमें पहले मिल गई है। बड़े बड़े संगीन चार्जेस है, लोग बरी भी जाते हैं। लोगों के ऊपर मर्डर का ट्रायल होता है, सब लोग कह रहे होते हैं इसने मारा है, लेकिन वो नहीं साबित होता। तो फिर तो इसलिए ये कहना कि चार्जेस संगीन है वो तो फिर तो नहीं, लेकिन सजा इन चार्जेस की तो नहीं मिली। अभी आप खुद ही कहते हैं कि हमारे ये चार्जेस वाले तो अभी पता चल रहा है, वो तो इकामा के ऊपर आपको सजा मिली है। देखिए मैं ये भी कहूँगा कि पनामा में तो नाम ही नहीं था मियां नवाज शरीफ का। फिर अब वहाँ से अगर आप बात शुरू करेंगे तो फिर तो ये बात ही सारी एक और तरफ चली जाती है। तो जब पनामा में नाम ही नहीं था और फिर पनामा के ऊपर सजा भी नहीं हुई, अकामा ढूंढ लिया, मतलब वो फिर हम यही कहते हैं कि हम यही समझते हैं, हम यही समझते हैं कि हमें ट्रैप किया गया है कि 6 माह में मुकदमा कंप्लीट हो। आपको भी तो फिर चाहिए, आप कहें कि 3 माह में कंप्लीट हो। ये बिल्कुल आप डिले क्यों कर रहे हैं? कभी कोई आ रहा है, कभी कोई नहीं आ रहा है। मैं पर्सनली भी इस चीज से एग्री नहीं करता कि आप टाइम फिक्स कर दें। इसका मतलब है अगर एविडेंस इकट्ठा नहीं हो रहा या बाकी कोर्ट वो तो आपको फायदा चाहिए। अगेन फिर भी ये टाइम भी हमारे साथ ही फिक्स हुआ है ना, आपको हेल्प करेगा। अगर हमें ऐसी हेल्प नहीं चाहिए ना, हमारी हेल्प ना करें। तो ये चीजें हैं जो पब्लिक को भी, जो हमारे सपोर्टर भी हैं, उनको एजिटेट करती हैं। और फिर जो आपने अभी वो एक मॉनिटरिंग जज लगा दिया, अब वो जो मॉनिटरिंग जज है वो आपके जो नए चीफ आए हैं नैब के, वो नैब के जो चीफ हैं, जब वो शायद चीफ जस्टिस थे, ये अभी जज भी नहीं बने थे, और ये उनको मॉनिटर करेंगे। बड़ा सोचा है आपने ये पॉइंट। मुझे लगता है नैब के चीफ की तकदीर से पहले इस पॉइंट को बड़ा गौर से सोचा गया है। नहीं सोचा नहीं गया, ये तो हकीकत आज आपके सामने आ गई ना। नहीं, हमने पहले भी सुना है कि आप उनको बुलाएंगे भी कोर्ट में। मेरा मतलब है कि अब तो इनको सुप्रीम कोर्ट को वॉलंटरली विड्रॉ करना चाहिए इस पॉइंट को। ओके, आई थिंक योर सजेशन इज ऑन द टेबल। लेट्स सी इफ सुप्रीम कोर्ट्स ऑनरेबल जजेस आर लिसनिंग टू इट और नॉट। जनरल साहब, ये इंतकाम है, मरीम नवाज शरीफ साहबा कह रही हैं। देखिए बात यह है कि मुख्तलिफ नैरेटिव्स हैं, अल्लाह बेहतर जानता कि इनमें से दुरुस्त क्या है। ख्वाजा आसिफ साहब ने अमेरिका में कहा कि उनको इंडिया से ताल्लुकात अच्छे करने की सज़ा दी जा रही है। मरीम नवाज कह रही हैं कि इंतकाम है। ख्वाजा साद रफ़ीक ने स्टेटमेंट दी कि जी ये सी पैक बनाने की सज़ा दी जा रही है, और राना सनाउल्लाह कुछ और कहानी सुना रहे हैं कि जी शफाफियत नहीं है। ये सारी चीज़ें अगर आप सामने रखें तो मुख्तलिफ नैरेटिव हैं, लेकिन उस बहस में पढ़ने की बजाय आप अगर सुप्रीम कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स हुई थी, हमें तो ये ज़हन में था कि मियाँ साहब ने टेलीविज़न पे भी तकरीरें की और पार्लियामेंट में भी तकरीर की,
और उन्होंने बार बार कहा कि हमारे पास सारे सबूत मौजूद हैं और हमारा दामन साफ है। वो सबूत ही नहीं आए जिसकी वजह से ये दिन यहाँ तक आगे, ये केस यहाँ तक पहुँच गया। अगर ये सबूत वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में रख दिए जाते तो ये मुकदमा वहीं ख़त्म हो जाता। और इस मुकदमे का भी ये है कि इसकी सारी अपील वाली स्टेजेस जो पड़ी हुई हैं, नैब का जज जब फैसला कोई देता है, अगर वो बरी कर देता है तो मामला ख़त्म हो जाता है। अगर वो बरी नहीं करता तो उस सूरत में आप अपील कर सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। असल किस्सा तो ये है। लेकिन वहाँ पे बहुत सारी बातें सुप्रीम कोर्ट में उठी जहाँ पे आपने देखा कि वो फेक फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स का किस्सा आया, उन पे भी हो सकता था, आपको नाहल कर सकते थे। नाहल करने के लिए तो इतना मटेरियल था, लेकिन वो चूँकि रिलेटेड था इस बेसिक मुकदमे से, तो वो फिर ये मुकदमा कमज़ोर पड़ सकता था। इसमें कहा जा सकता था कि ये जो पानामा का असल मुकदमा है उसमें तो आपने पहले इन चीज़ों का जिक्र कर दिया। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला दे दिया, अब नीचे वाला जज जो है वो तो आगे हिल ही नहीं सकता, वो तो यही फैसला देगा। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने बड़ा एहतियात से काम लिया है कि इस आपके ख्याल से ये रिजर्वेशन थी अदालत को, तो सर फिर वो सुनी क्यों रहे थे अगर वो उसके ऊपर नाअहल नहीं कर सकते थे? क्योंकि पिटिशन तो यही थी कि नाअहल कर दें आप। वो पिटिशन देखें, पिटिशन जो थी वो थी नाहल की, जो मेरा ख्याल है गालिबन इसने शेख रशीद ने की हुई थी, जिसमें उसने प्ली ली हुई थी कि 62-63 की शेख रशीद की थी, बाकी दोनों की भी नाअहली की ही थी। अब नाअहली की जो पिटिशन है, अगर वो किसी भी चीज़ पे नाअहल कर देते हैं और वो दूसरे मुकदमे पे अगर असर पड़ता है तो मेरा ख्याल है कि वो प्रॉब्लम बन जाएगी। हो सकता है कि अगर इसमें अकामा का किस्सा ना निकलता तो शायद जज उनको नाहल करते ही ना, वो कहते कि मुकदमा पूरा चलने दें। नहीं, बट जनरल साहब लेट्स नॉट फॉरगेट कि 2 जजेस पहले ही नाहल कर चुके थे। वो तो कर चुके थे, वो तो इकामा के ऊपर नहीं किया उन्होंने। गॉडफादर कह चुके थे जी। वो अब देख लीजिए कि वो उन्होंने तो फिर ये जो आप अभी एक्सक्यूज या तावील दे रहे हैं वो फिर उनके ऊपर तो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। दे वेंट फॉर डिस्क्वालिफिकेशन विदाउट द इकामा। डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो तो जो उन्होंने लिखा है वो उन्होंने इनके वकील को भी ख्वाजा अरस को कहा कि देख लें, अगर हम ये सारी बातें जो है इसमें लिख दें आपके फैसले में तो आप फिर आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। दूसरे लफ्ज़ों में वो ये कहना चाह रहे थे कि फिर आप शायद मुंह दिखाने के काबिल ना रहें, क्योंकि ये चीज़ें जो है ये फिर पूरी दुनिया में फैलती हैं कि वज़ीर आज़म का केस है, अगर उसके ऊपर लिख दिया जाए कि ये जालसाज है, अगर उसके ऊपर लिख दिया जाए कि ये फ्रॉड करते हैं, अगर उसके ऊपर लिख दिया जाए कि ये इस तरह इन्होंने जो मुल्क के अदारे हैं उनको इन्होंने बर्बाद किया है, जिस तरह जनरल साहब जब डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं तो फिर लिखे ना क्यों कर रहे हैं, फिर शर्मा क्यों रहे हैं? नहीं तो ये क्या गलत है? अकामा, आप मुझे ये बताइए, एक मुल्क का वजीर आज़म है, वो नौकरी कर रहा है जाके वहाँ पे दुबई में और तनख्वाह ले रहा है, तो क्या ये चीज़ जो है ये आपके इज्जत के माफिक है? क्या हमें ये ज़ेब देता है कि हम इस तरह का काम करें? अगर आप कह दें कि मेरे बेटे की भी कंपनी है जिसकी भी है, आप बिलीव करते हैं कि वो नौकरी कर रहा था? बिल्कुल कर रहा था। नहीं, आप बिलीव करते हैं कि वो नौकरी कर रहा था? बिलीव क्या, यहाँ पे बहुत सारे आर्मी के लोग हैं जो पेंशन भी लेते हैं और तनख्वाह भी लेते हैं। देखिए, अगर कोई लेता तो उसको सजा दे। वो नौकरी कर रहा था। देखिए मेरी बात सुनिए, अगर कोई करता है तो उसको सजा देनी चाहिए। मतलब रूल्स को बना लेना। मेरी बात सुन लीजिए ना राना साहब, अब मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, पनामा से आया था 400 लोगों के नाम। इस हुकूमत ने अपनी करप्शन को तो बचाना था, इनकी जिम्मेदारी थी कि बाकी 399 के रेफरेंस पेश करें। इन्होंने क्यों नहीं किए? अब मुझे राना साहब सुना रहे हैं कि फला आदमी पेंशन भी लेता, तनख्वाह भी लेता। भाई लेता तो पकड़ो ना उसको। ये मेरी तनख्वाह, मेरा पैसा तो नहीं है ना आपका है, इस मुल्क का पैसा, इस मुल्क का पैसा है। इस मुल्क के पैसे को कोई नहीं लूट सकता, वो नवाज शरीफ हो या कोई भी हो। मुल्क का पैसा अगर लूटेगा तो उसको पकड़ना चाहिए, वो फौजी हो। नहीं, आप जो कह रहे हैं कि जजों ने वकील से पूछ के फैसला लिखा है, ये तो कभी भी नहीं होता। इस मुल्क में डकैतियां बंद होनी चाहिए। ये तो कभी भी नहीं होता कि वो वकील से पूछ के वो फैसला लिख रहा है। और डकैती तो साबित कोई नहीं हुई। डकैतियां जो यहाँ पे हो रही है वो लोगों को नजर आ रही है। 400 आदमियों के नाम आए हैं और आप रख के बैठे हुए, एक का भी आपने पर्चा नहीं खोला, एक का भी आपने रेफरेंस नहीं दिया। अब ये क्या, ये मजाक नहीं है कौम के साथ? क्या आपकी जिम्मेदारी थी, ये हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि रेफरेंस। बिल्कुल, उस पे एफबीआर ने भी काम किया, स्टेट बैंक ने भी काम किया और काम हो रहा है उसके ऊपर। कोई रेफरेंस आई नहीं आज दिन तक। बिल्कुल हो रहा है, एफबीआर ने सब लोगों को ट्रेस किया है। चलिए सर, वो उसके ऊपर हम बात करते हैं। मज़हर अब्बास साहब को मैं शामिल करना चाहती हूँ, बट मज़हर साहब, इफ यू अलाउ मी, विल टेक अ क्विक ब्रेक एंड विल बी राइट बैक। कीप वाचिंग ट्रांसफर।
एंड वेलकम बैक। मजहर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मजहर अब्बास साहब, वक्त के साथ साथ ये नैरेटिव PMLN का कि सिर्फ इकामा पर निकाला गया और नैब की केसेस में हम देख रहे हैं कि अब देर होती जा रही है या की जा रही है, ये पॉलिटिकली मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है ये मौक़िफ़? देखिए, ये तो उनके अपने वोटर्स पे डिपेंड करता है कि वोटर किस तरह ले रहे हैं, लेकिन इंतकाम के लिए किसी मुखालिफ का होना जरूरी होता है। कौन आपका मुखालिफ है जो आपसे इंतकाम ले रहा है? यानी अगर मैं आपको मिसाल दूं कि पीपुल्स पार्टी राइटली और रॉन्गली उनका ये नैरेटिव है कि जी सिंध के अंदर मुस्लिम लीग नून की मरकजी हुकूमत ने रेंजर्स और नैब के जरिए उनसे इंतकाम लिया। डॉक्टर आसिम का केस, दूसरे केसेस कहते हैं। यहाँ इस केस में मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, और ना मुस्लिम लीग नून की हुकूमत गालिबन रिलक्टेंट है, बताने में हिचकिचाहट का शिकार है या टोटली गलत है। कौन है आपका मुखालिफ? सुप्रीम कोर्ट आपकी मुखालिफ है, वफाकी हुकूमत आपकी है, सारी जो FIA है, एजेंसीज हैं वो आपकी हैं। तो असल मुखालिफ कौन है जो आपके खिलाफ मुकदमात बना रहा है, जो आपके खिलाफ मुकदमात चलवा रहा है, जो आपके खिलाफ ये फैसले दे रहा है? तो ये जो जिस नैरेटिव के बारे में हमें क्लियर कट नहीं पता, लेकिन आप इंटरनेशनल अखबारात को देख लें या इशारे के नाम में बातें सुन लें तो वो ऑब्वियसली दो इदारों को टारगेट कर रहे हैं जो पाकिस्तान के हैं। नहीं, ये बनता नहीं है ना। देखिए बढ़िया, मतलब ये सुप्रीम कोर्ट अगर आपको बकौल आ गए, ये मान भी लिया जाए, तो वो जो 5 जजेस हैं या वो जो सुप्रीम कोर्ट है, ये क्या वो कोई PCO जजेस हैं? ये कोई मुख्तलिफ सुप्रीम कोर्ट है? ये वो जजेस नहीं है कि जिसके ऊपर आपने पूरा एतमाद किया था? तो आखिर इन जजेस ने आपके खिलाफ फैसला क्यों दिया? ठीक, बट मजहर अब्बास साहब, जिस वक्त नैब चेयरमैन के तकर्रुर के लिए मशावरत हो रही थी, क्या ये बात नल एंड वॉइड हो चुकी थी कि इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नैब मरहूम है, शायद हमें नैब के अंदर कुछ रिफॉर्म भी करना चाहिए? ये बात गायब ही कैसे हो गई है, जैसे कभी ये बात कहीं नहीं कही थी? नहीं, ये देखिए ना, अब इसमें 2 दिन हो गए, अभी तक आपको PTI का मौक़िफ़ पता चला है इससे? नो, कोई PTI का कोई मौक़िफ़ नजर नहीं आ रहा। 2 दिन गुजर गए हैं इस अपॉइंटमेंट को। ठीक है, चीज ये है कि जावेद इकबाल साहब बहुत अच्छे आदमी होंगे यकीनन, लेकिन जब तक आप नैब की सिलेक्शन का क्राइटेरिया बेहतर नहीं बनाएंगे, क्राइटेरिया ये कभी नहीं होता कि 2 फरीक बैठ के फैसला कर लें कि कौन अच्छा आदमी है। ठीक, क्राइटेरिया हमेशा ये होता है कि आप ये देखें, नैब के अंदर भी तो हो सकता है कुछ लोग कॉम्पिटेंट हो, तो आपने जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो प्रमोशन उसी तरीके से होनी चाहिए जिस तरीके से दूसरे डिपार्टमेंट में होती है, कि आप देखते हैं कि हो सकता है कि 15, 16 साल, 17 को बने हुए सिस्टम रिफॉर्म की बात करें आप भी। यही एग्जैक्टली मेरा सवाल था। बट लेट्स कम टू राना साहब, अगर आप थोड़ी सी इजाजत दें, ये इस वक्त जो मामला चल रहे हैं, आपको इस पे भी इतराज़ है कि वहाँ पे क्यों एक जज हैं जो ओवरलुक करे हैं? नैब के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को इतराज़ है, नैब के अंदर जो तरीक़ेकार है उसमें आप डिले करने की भी पूरी कोशिश करें, फिर आप कह रहे हैं कि इंतकाम ले रहा है। कौन ले रहा है इंतकाम? देखिए, सुपरविजन पे जो एतराज़ है वो तो आप बिल्कुल हमें है, और नैब को इंडिपेंडेंटली काम नहीं करने दिया जा रहा। अब जबकि एक बड़े सीनियर एक्स चीफ जस्टिस लग गए हैं नैब के, तो कम से कम अभी सुपरविजन को ख़त्म करें आप। उनको इंडिपेंडेंटली, वो जज हैं और कोई छोटे मामूली आदमी नहीं है, उनको इंडिपेंडेंटली काम। दूसरा आप जो कह रहे हैं कि हम डिलेइंग टैक्टिक्स है, नहीं किया गया, जो इतना बड़ा केस जिस पे आप बार बार जिक्र करते हैं उसको अगर पढ़ें, उसमें ये फैसले में लिखा गया है कि नैब अगर काम कर रहा होता तो हम 184 के तहत ना इधर आते, ना हम ये फैसला लेते जो हम, या ना हमें जज को बनाना पड़ता ओवरसी करने के लिए। इस पॉइंट को क्यों देखिए, मैंने थोड़े दिन पहले जो नैब के एक्स हेड थे अपना कमर ज़मान साहब, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट दिया कि मैंने ये काम किया। वो मेरा ख्याल है 50 अरब के वो कह रहे थे, मैंने लोगों को फाइन्स इकट्ठे किए हैं, पैसा वापस दिया है। वो कोई छोटी सी परफॉर्मेंस तो नहीं है, लेकिन हमें तो गॉडफादर भी कहा, पे हम गॉडफादर बन गए। इसका मतलब हम मान लें कि हम गॉडफादर हैं। अगर नैब को कह दिया कि ये डेड है तो हम मान लें कि ये डेड है।
तो आप नहीं मान रहे सुप्रीम कोर्ट की बात? देखिए हमने तो जो हमारे मानने वाली बात ही मानी, अब हम मान लेंगे इस बात को। जनरल साहब, क्या रिफॉर्म के लिए कोई बात नहीं करेगा नैब के अंदर? ये तरीक़ाकार ठीक है, इतराज सबको है नैब से, मगर 2 लोग मिलके एक चेयरमैन सिलेक्ट कर लें, उसकी तैनाती पॉलिटिकल तैनाती है, और आप सिस्टम से उम्मीद करें कि ये बिल्कुल ठीक ठाक कर देगा पाकिस्तान को। देखिए, जिस दिन से नैब बनाया गया उस दिन से लेके जितनी भी हुकूमतें आई हैं सब ने इसको मिसयूज किया, अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया। अब उसमें आप देख लीजिए कि उस दौर में, पिछले दौर में किंग्स पार्टी बनाने का काम उन्हीं से लिया गया। जो बाद के दौर आए उसमें आपने देख लीजिए कि मेगा करप्शन केसेस थे वो सब साफ हो गए, नीचे वाला पकड़ा गया, उनसे पैसे भी कुछ शायद वसूल किए हों या उनसे प्ली बार्गेन हो गई होगी। प्ली बार्गेन में भी वो सारी अमाउंट की रिकवरी दिखाते हैं, जबकि वो अमाउंट अपने हाथ में नहीं होती आपके, उसने चेक दिए होते हैं आपको पोस्ट डेटेड बड़ी पुराने आगे के तारीखों के। अब इसमें आप देख लीजिए कि पिछली हुकूमत के या इनके मेगा करप्शन केसेस सारे जो हैं वो हाशप होते गए, उनमें से किसी का भी कोई ऐसा फैसला नहीं आया जिससे आदमी ये कह सके कि नैब की परफॉर्मेंस वाकई ताकतवर के लिए भी वैसी है। दूसरी तरफ ये है कि नैब का सिस्टम जो खराब हुआ पड़ा है वो यूं है कि एक चेयरमैन का तो चलिए आप कह सकते हैं कि मिली भगत हो गई, आपने मिलकर सिलेक्ट किया, लेकिन जो नीचे उन्होंने अपने चेले चांटे भर्ती किए हुए हैं वो तो फ्लॉ तो वहां से नीचे से चलता है। जो केसेस आपके अदालत में पहुंच के अदालतें ख़त्म करती हैं उनमें नीचे से लीगल डिपार्टमेंट नैब का और इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट नैब का जो है ये उसमें खला छोड़ते हैं, उसमें खामियां छोड़ते हैं, और वो बताते हैं उस आदमी को जिसके केस होता है कि ये तुम्हारे वकील को ये एक्सप्लॉइट करना चाहिए और तुम बच जाओगे। तो इस तरह ये केसेस जो है वो जाके तो बर्बाद हो जाते हैं उनमें। चुनाचे इसकी रिफॉर्म की ही जरूरत है, रिफॉर्म जो है वो सारे अदारे की जरूरत है। अगर आप उसको इंडिपेंडेंट कर दें और उसमें सारे को, अब वो इंडिपेंडेंट नहीं है। नैब के चेयरमैन से मेरी बात हुई, उसने कहा जी मैंने 2 आदमी लेने हो अपने दफ्तर में काम के लिए तो मुझे हुकूमत के पास जाना पड़ता है, मुझे स्टेशनरी लेनी हो तो इनसे पैसे सैंक्शन करवाने पड़ते हैं, अगर मैंने किसी को ट्रेनिंग के लिए बाहर भेजना हो तो मुझे इनसे इजाजत लेनी पड़ती है, ये सैंक्शन करते हैं। तो उसने कहा जी मैं किधर हूँ इंडिपेंडेंट, मेरी तो सारा चीज रोक दे तो मेरा अदारा बैठ जाएगा, मैं तो काम ही नहीं कर सकता। वैलिड क्वेश्चंस अबाउट दैट। ये मुझे उसका जवाब ये था। को खत्म है, बट क्विकली टेक अ लुक एट दैट जनरल साहब, अगर आप मुझे इजाजत दें। आईबी की फैज के हवाले से प्राइम मिनिस्टर खाकान अब्बासी ने इस वक्त थोड़ी देर पहले पार्लियामेंट में ये बात कही है कि आईबी की फैज से मुतालिक हकाइक सामने लाना जरूरी है। 37 उज़रा के नाम की फहरिस्त भी दिखाई गई। कहा गया वज़ीर आज़म ने कलदम तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाले रकीन के नाम मांगे हैं। वज़ीर आज़म हाउस ने ना कोई नाम मांगा, आईबी रिपोर्ट ना ही आईबी ने कोई रिपोर्ट तैयार की। मज़हर साहब, पहले आईबी ने इनकार किया है, अब वज़ीर आज़म इनकार करे हैं। कितनी हकीकत होगी स्टोरी की और ममासलत क्या देखते हैं आप डॉन लीक्स की स्टोरी से यहाँ पर? देखिए, दोनों जगह एक बड़ी प्रॉब्लम जो है हमें फेस करनी पड़ रही है, डॉन लीक से लेके ये आईबी लीक तक। असल चीज ये है कि कोई ऐसा फोरम अवेलेबल नहीं है जो अगर कोई गलत है तो उसको सजा दी जाए, और अगर सही है तो जिसने ये खबर दी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कोई फोरम अवेलेबल नहीं है। ठीक, जब तक आप स्ट्रॉन्ग डिफेमेशन लॉ नहीं बनाएंगे ये उस वक्त तक इस तरह के प्रॉब्लम्स आते रहेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से ये बहुत जरूरी है फरिया कि आप मीडिया कंप्लेंट कमीशन हमने 2008 में प्रपोज की थी, वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीका है कि कोई भी फरीक उस कंप्लेंट कमीशन में जाके इस चीज को एड्रेस कर सकता है कि ये खबर मैंने नहीं दी। अब जैसे आईबी एक पोजीशन लिए हुए है, ठीक है, सवाल ये है कि ये तो पता होना चाहिए ना कि अगर ये बात गलत है तो ये लेटर बहरहाल कहाँ से आया, किसकी क्या किसी की एब्सोल्युटली, मतलब वेरिफिकेशन क्या जर्नलिस्ट का काम नहीं है? लेकिन उसका तरीका थ्रेट नहीं है। उसका तरीका ये नहीं है कि आप कैमरा के ऑफिस में बैठ के किसी को थ्रेट करें। उसका तरीका यही है कि आप एक जुडिशियल कमीशन बनाएं या आप एक इन्वेस्टिगेशन करवाएं, ऐसे इदारों से इन्वेस्टिगेशन करवाएं कि जिनके सबको एतमाद हो। राइट, राना साहब, पहले सेगमेंट में पता चला कि नैब का पूरा सिस्टमैटिक रिफॉर्म चाहिए, नेक्स्ट सेगमेंट में लॉज भी आपको बनाने हैं। पार्लियामेंट